हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सीसेट के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को है। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो पूरे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज करा दिए 2015 से लेकर 2023 तक के सब्जेक्ट वाइज। साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको आरओ एआरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको कहां से देखने को मिलेंगे, 2010 से लेकर 2021 तक का पूरा कंप्लीट कराया गया है। और उसी कड़ी में मैंने आपको सीसेट के भी पेपर कराने शुरू किए थे, जिसमें 2012 कंप्लीट किया, 2013 कंप्लीट किया और 2014 कंप्लीट किया। बीच में थोड़ी व्यस्तताएं ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं सीसेट के पेपर नहीं करा पा रहा था। लेकिन कोई नहीं, अब मैं लगातार 2-3 दिन में आपके लगभग 2015, 16, 17, 18 तक के सीसेट करा दूंगा और आगे कोशिश करूंगा फिर 2-3 दिन के गैप पे फिर वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी पीडीएफ और अन्य डिटेल्स आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है 2012, 13, 14 के पेपर में कि हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ हिंदी पैराग्राफ्स पे हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में तो पहले मैंने बता चुका हूँ कि मेरे हाथ थोड़े टाइट है। इट मीन्स कि मैं इंग्लिश अपने स्तर पे कर लेता हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने के स्तर पे मैं इतना सही नहीं हूँ। तो चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे आपका वीक होता है, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। तो यहाँ पर मैं आज फिर आपको पहले 1-2 शब्दों से परिचित करा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा हमेशा का रहता है कि मैं हमेशा इसको बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। इंटर एक तो होता है इंटरपर्सनल स्किल और एक होता है इंट्रापर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि जब भी आप अपने सिवाय किसी और से बात करते हो, यानी अपने ग्रुप से बात करते हो, अपने परिवार से बात करते हो, अपने समूह से बात करते हो, अगर आप विभागीय अधिकारी हो तो आप उसके स्तर पर लोगों से बात करोगे, अर्थात समाज के लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम पर्सनल स्किल कहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हो, जैसे कभी कभी किताबों को लेकर बैठे होते हो, तब सोचते हो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कभी शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हो, कभी अपनी आत्मा से बात करते हो, अपने मन से, कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को और शार्पनेस ला सकते हैं। तो वहां पे इंट्रापर्सनल स्किल हो गया। लेकिन एग्जामिनर आपसे इंटरपर्सनल स्किल को क्यों चेक करना चाहता है, या एथिक्स के पेपर में इन चीजों को क्यों विकसित करना चाहता है? क्योंकि आप समाज के ब्यूरोक्रेसी के हिस्से बनोगे, जहां पे आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि समाज के वंचितों और जो समाज के मुख्य धारा में लोग नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी आपको करना है। तो उसके लिए आपको वार्तालाप करने का, नेगोशिएशन करने का हर एक तरीका पता होना चाहिए। इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल आपसे सीखी जाती है या आपसे कराया जाता है। तो चलिए, इसी में हम पहले प्रश्नों को देखते हैं। अब जैसे आपका पहला ही प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी एबिलिटी के आधार पे, आपके कॉमन सेंस के आधार पे, और कुछ प्रश्न आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संबंधों की संरचना संबंधित होती है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड होती है? क्या ये नियंत्रण से होती है, संगठन से होती है, नियोजन से होती है, मोटिवेशन से होती है? अब यहां पर मुझे बताइए कि अगर आप संबंध की बात कर रहे हो, किसी संबंध अर्थात किसी समूह में संबंध बनाना चाहते हो, अपने किसी दोस्तों से अच्छा व्यवहार रखना चाहते हो, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, या अपने बच्चों से, तो क्या आप वहां पर संबंध को स्थापित करने के लिए क्या आप वहां पे कंट्रोल करना चाहते हो किसी के ऊपर? आपने देखा होगा अक्सर कि आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ या बच्चों या किसी भी सदस्य के ऊपर अगर आप अपने कंट्रोल करना चाहते हो, तो इट मीन्स कि वहां पर एक नफरत पैदा होगी और वो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये एक अच्छा नियम नहीं है। संगठन में औपचारिकता होती है संबंध, जबकि आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। अर्थात संबंध आप कहाँ रखते हो? सरकारी विभाग में अगर आप किसी कर्मचारी के स्तर पे हो, तो आप जब तक लिखित पेपर में कोई चीज नहीं ले लोगे तब तक आप उसको प्रमाणित नहीं मानोगे। ओरल बातें तो कोई मानी ही नहीं जाती, यानी वहां पे तो फॉर्मल चीजें होगी ना, वहां पे रिलेशनशिप नहीं चल सकती है, तो वहां का तो खत्म हो गया। और अगर आप इसमें प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे तो प्लानिंग से कभी भी रिलेशनशिप नहीं चल सकती, बल्कि वो किससे चलेगी? या तो इंट्यूशन से चलेगी या फिर वो मोटिवेशन से चलेगी, अभिप्रेरणा से चलती है कि हमें किसी के प्रति कैसा सम्मान रखना है, हमें किसके साथ कैसा संबंध रखना है, ये हमारी अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के साथ ही आपको क्वेश्चन में आंसर सामने दिया रहता है क्वेश्चन की भाषा में ही, बस आपको उस भाषा का अर्थ निकालना आना चाहिए, तभी आप उसका उत्तर सही दे पाओगे। अब जैसे अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है?
अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी की बातें सुन रहे हो, दो चार लोग आपस में खड़े हैं और वहां पे कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी दो तीन लोग वहां पे बातें खड़े होकर सुन रहे हैं, या फिर कोई आप खड़े हैं और आपका एक दोस्त है और आप वहां पे बात सुन रहे हैं, आप बात बोल रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो दोस्त आपकी बातों से सहमत होता है या आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वो आपके सामने एक सिर हिलाता है सकारात्मक रूप में कि हाँ आपकी बात सही है। जैसे मैं अगर कहूं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और भारत को एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप सकारात्मक रूप से सिर हिलाओगे अपना मेरे सामने या अपने दोस्तों के सामने कि हाँ सर आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरीके के काम को कर रहे हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, आप अगर किसी टीचर के सामने खड़े, उसने कुछ कहा सकारात्मक रूप में, आपने उसे रिप्लाई किया कि हाँ सर आपकी बात सही है, या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके लीडर की, तो इसी को कहते हैं एकाग्रता। मतलब अत्यधिक विश्वास हो जाना, यानी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होने का मतलब होता है कि वहां पे आप एक अच्छे श्रोता नहीं हो बल्कि एक अंधभक्त की तरफ फॉलोअर्स हो रहे हो, अंधभक्त की तरफ फॉलोअर्स हो रहा है, अर्थात आप उस चीज को देख नहीं रहे हो कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आपको बहुत भरोसा हो चुका है। चिंतन के लिए समय लेना, तो भाई अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप वहां पे चिंतन के लिए समय ले रहे हो, इसका मतलब आप उसकी बात से सहमत नहीं हो, आप जबरदस्ती उसे शो करना चाह रहे हो। वहीं पे विश्रांति रिलैक्सेशन होता नहीं, लेकिन एकाग्रता होती है। अगर आप उसकी बातों को कंसंट्रेशन के साथ अगर आप सुनते हैं तो बिल्कुल आप सिर हिलाते होंगे, उसके सामने खड़े होके आगे की ओर झुककर सिर हिलाते होंगे कि हाँ सर आपकी बात से मैं सहमत हूं। और ये भी एक आपके बॉडी गेस्चर का तरीका होता है, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। कई बार होता है ना, अपराधी खड़ा है चुपचाप, पुलिस वाला डांट रहा है कि तुमने चोरी क्यों की, तुमने पॉकेट मारी क्यों, तुमने जो है कि उस बच्चे के साथ छेड़खानी की, तो आप डर की वजह से भी सिर को हिलाते हो नीचे खड़े होके, तो वहां पे डर है और आप सकारात्मक रूप से हिलाते हो कि हाँ सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मैंने गलती की, मैंने अपराध किया, आप जो सजा देंगे वो मैं लूंगा। तो ये चीजें ही आपको प्रेजेंट करती है कि आप उस पुलिस वाले की बात सुन रहे हो। पता चला पुलिस वाले आपकी गलती किनारे हैं और आप इधर उधर बिल्डिंग में देख रहे हो कि क्या क्या रखा है यहाँ चुराने के लिए, फिर वो आपको ही चुरा देंगे पूरा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखा भी है कि धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है और यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। किसके द्वारा? श्रोता के द्वारा। तो भाई आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो श्रोता के रूप में रहो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, यानी पे नृत्य का मतलब डांस की बात कर रहा है, ये बहुत ही रिफाइंड एंड आर्टिस्ट फॉर्म है। किसका है भाई? ये अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, या शाब्दिक और अशाब्दिक और भाषा का। अगर आप देखोगे, देखो यहां पर अगर वर्बल की बात करें तो भाई वर्बल का मतलब होता है बोलना। यहाँ पे आप सिंग यानी कि सॉन्ग को अगर रखेंगे तो सॉन्ग यानी कि अगर आप गाना गा रहे हो तो अगर उसमें अपनी फीलिंग को झलक रहे हो, चाहे वो पेनफुल हो या किसी के बिछड़ने का हो या किसी मोटिवेशन का हो, जैसे बहुत सारे अलग अलग होता है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रणबीर कपूर की, कर हर मैदान फतेह, मनीषा कोइराला उसमें उसकी माँ का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये संजू वाली शायद मूवी है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये मोटिवेशन सॉन्ग है। तो सॉन्ग तो आपका वर्बल तरीके से आपको कर रहा है, लेकिन डांस के अंतर्गत अगर कोई आप कला को प्रस्तुत कर रहे हो, आप उस डांस के माध्यम से आप दिखाना चाहते हो कि मैं एनर्जेटिक डांस कर रहा हूं या करुणा में डांस कर रहा हूं, कि मैं किसी अवसाद में हूं या किसी से भोग विरासत है, तो इस तरीके के डांस को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अशाब्दिक संप्रेषण का ये सबसे परिष्कृत और सबसे कलात्मक स्वरूप होता है, क्योंकि डांस में बोला नहीं जाता है, डांस आपको बस करना होता है। और जो ऑडियंस बैठी होती है, जो जज बैठे होते हैं, वो आपकी बॉडी मूवमेंट को देखकर ही पता करते हैं कि आप क्या भाषा को प्रेजेंट कर रहे हो, किस चीज को आप कहना चाह रहे हो डांस के माध्यम से। क्लियर हो गया? तो नृत्य कथनों का संकेतीकरण है, यह अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं और इसका अर्थ होता है कि इशारों में बात करना। संप्रेषण में ध्वन्यात्मक शब्दों का अभाव होता है, अर्थात इसमें ध्वनि नहीं होती बल्कि इशारों में आपसे बात की जाती है। कई बार होगा कि आपने 1990 के दशक की अगर मूवीज देखी है तो वहां पे आप उनके वीडियोज को अगर आप देखोगे और एक बार को अगर उनके साउंड को म्यूट करके आप केवल डांस को सुनो तो आप देखोगे उनके हाथों के जो मूवमेंट होते हैं, पैरों के मूवमेंट, लिप्स के मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट, उससे ये पता चल जाता है कि वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1990 के दशक के मैं गाने की बात कर रहा हूं। आज के गाने तो कुछ और है, बीट कुछ और है, डांस का स्टेप कुछ और है, आज तो नहीं समझ में आएगा। तो ये चीजें आपकी क्या है, अशाब्दिक तरीके से बताने का एक माध्यम हो गया। तो वही मैंने कहा कि अगर आपको प्रश्न की भाषा समझ में आती है तो आंसर आपको सामने दिया रहता है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो।
इसीलिए उतना हार्ड नहीं होता है कम्युनिकेशन या टीचिंग स्किल वगैरह, बस आपको समझना और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अंतरवैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखो, पहले अंतरवैयक्तिक को हिंदी में क्या होता है, अंतरवैयक्तिक भी आ जाता है, हमें इंग्लिश में देखना पड़ता है कि इंटर है कि इंटर है, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल की बात की जा रही है। अब इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होंगे विकसित करने के लिए, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। जैसे अगर आप इमिटेशन कर रहे हो, किसी बातों को अनुकरण कर रहे हो, या किसी अपने आदर्श की बातों के पद चिन्हों पे या उसके जो कार्य किए गए उस पर अगर आप फॉलो कर रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं उसके अंतरवैयक्तिक कौशल को अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी जी अगर आपके आदर्श हैं, तो सबसे बड़ा आपने एक इंटरपर्सनल स्किल क्या सीख लिया कि हमेशा हर परिस्थिति में आपको सत्य बोलना है, हर परिस्थिति में जीवों के प्रति दया रखनी है, चाहे वो कोई सभी जीव हो, छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, आपको उनके प्रति दया रखनी। अगर आप विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा युवा जोश से भरे रहोगे, अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाओगे, हमेशा सत्य बोलोगे। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो जो नकारात्मक मैसेज दे रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति भी वैसी होगी। इट मीन्स कि अनुकरण करना भी एक मेथड होता है आपके टीचिंग स्किल या इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने का। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है इंटरमिटेंट पनिशमेंट, सविराम दंड द्वारा। तीसरा है तदात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, और चौथा है आत्मसात करने यानी कि इंटरलाइजेशन। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने किसी को बात को सुना और उसे आपने आत्मसात कर लिया, जैसे मैंने बताया ना कि गांधी जी का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, सत्य बोलना, सर्वोदय का विचार, अहिंसा का विचार, सविनय सत्याग्रह। अगर इन विचारों को आपने अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया, तो उनका प्रयोग करते हुए आप सामने वाले व्यक्ति के साथ एक प्रभावी कौशल विकसित कर सकते हो। तो ये भी सही हो गया। तादात्म्यकरण का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी चीज की पहचान बनाना, किसी चीज को पहचान देना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अगर आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, इंटरपर्सनल स्किल, और अगर उसमें कहीं पे भी दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव फीलिंग्स को इंक्लूड करेगा, और जिसकी वजह से आपका बैरियर होगा, जिसे कहते हैं ना कि बाधा आ जाएगी। जैसे मैंने आपको 2013, 14 और 12 वाले में बताया था कि किस तरीके से नॉइज आपके प्रॉब्लम करती है। इसी तरीके से जैसे अगर आप देखोगे पहले के समय में, जैसे हम और आप लोगों ने पढ़ाई की होगी छोटे प्राइमरी स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में, तो पहले गार्जियन हमारे कहते थे कि आपको जो भी करना, बच्चों को पीटो, मारो, पीटो, बस इनको पढ़ा दो। तो पहले के टीचर बड़े बड़े बेत और कच्ची कईन जिसे कहते थे, बांस की लकड़ी वगैरह, उससे पीटते भी थे, मजबूती से पीटते थे, दंड देते थे, और हम लोग डर की वजह से, उनके भय की वजह से बड़े होते गए और समझते गए। लेकिन आज की सोसाइटी और आज के पेरेंट्स ऐसे नहीं है। आज की सरकारों ने भी ऐसे नियम बना दिए कि अगर आप बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपराध की श्रेणी में रखते हुए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि बच्चे को अगर आप किसी प्रकार का नेगेटिव दंड देते हो, पूरी क्लास के सामने अगर ह्यूमिलिएट फील कराते हो, तो कहीं ना कहीं उसका स्किल या इंटरपर्सनल स्किल, जो बोलने का तरीका होगा, लहजा होगा, जो समझने के तरीके होंगे, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाएंगे। इसीलिए आप उन्हें प्यार से समझाइए, जरूरत पड़ने पे उनके साथ बैठिए, दोस्तों की तरह बात करिए, तब जाके वो आपको अपनी समस्याओं को बता सकेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए बी ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग कर देना है। क्योंकि देखिए, आपको लगता होगा कि सर आप तो चीज़ों को पढ़ रहे हो, करा रहे हो, तो आपके लिए आसान है, हमारे लिए कैसे आसान होगा? तो इसका एक ही तरीका है कि जितना अधिक से अधिक आप बुक पढ़ते हो अपने जीएस के लिए, उन चीज़ों को एसिमिलेट करिए, और प्रैक्टिस जब पेपर आप करते हो सीसेट का, तो वहाँ पे ये देखो कि क्या सही होना चाहिए और क्या है। दोनों में अगर आप अंतर कर लेंगे ना कि क्या होना चाहिए और क्या है, तो वहां पर आपकी नैतिकता जो अंदर से जवाब देगी ना, वही कम्युनिकेशन स्किल का सही आंसर निकल के आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे कि यहाँ लिख रहा है कि शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, श्रवण, प्रश्नोत्तर, शिष्टाचार, समस्या समाधान, सामाजिक जागरूकता, स्वप्रबंधन, जिम्मेदारी इत्यादि अंतर्वैयक्तिक कौशल हैं जो अनुकरण द्वारा, तादात्म्यकरण द्वारा और आत्मसात करने के द्वारा ही सीखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी दंड का प्रावधान रखोगे तो शायद बच्चे को सीखने में समस्या होगी। अगला प्रश्न आपका क्या होता है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण में ग्रहिता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? यहां पर पहले समझो, ग्रहिता की है, आपका नहीं पूछ रहा, रिसीवर का पूछ रहा है प्रॉब्लम। और मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का एक पूरा ग्रुप होता है, एक पूरी चेन होती है, जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आप सेंडर की ओर बात करते हैं, फिर मैसेज का इनकोडिंग करते हैं, फिर यहाँ पे मैसेज होता है, फिर यहाँ पे मीडियम का प्रयोग करते हैं, साधन व्हाट्सएप
फेसबुक और जूम वगैरह, यूट्यूब वगैरह कुछ भी। फिर यहाँ पे डिकोड करता है आपका रिसीवर, रिसीवर आपके मैसेज को देखता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, नॉइज से टकराता है, यानी वो अपने एक नॉइज, मतलब जिसे हम कहते हैं कि बैरियर, बाधा किसी प्रकार की हो सकती है, उसके बाद वो आपको फीडबैक देता है। अब जिस बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई कि मैंने ये क्या पूरा साइकिल बता दिया, तो प्लीज आप लोग 2012, 13, 14 वाले PYQs को जरूर देख लो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप उसे समझे रहोगे तभी आप समझ पाओगे इन प्रश्नों को, क्योंकि अब एक ही चीज को बार बार अगर मैं समझाऊं तो बहुत सारा जो है कि टाइम उसी में निकल जाता है। अब यहां पे पूछ रहा है आपसे रिसीवर की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, बताओ। एम्बिग्विटी होगी क्या, अस्पष्टता। भाई अस्पष्टता तो आपके द्वारा भी तो हो सकती है, आपने कोई मैसेज लिखा और मीडियम जो आपका था व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या कुछ भी, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग वाला, वही एग्जांपल याद करो कि 500 रुपीज मांग रहे थे, हो सकता है वो 5000 चला जाए, या 5000 रुपए मांगे और कुछ और मैसेज चला गया वहां पे, उसने कुछ गलत अर्थ समझ लिया। या फिर जॉर्गन, शब्द जाल, तो शब्द जाल तो दोस्तों मैसेज में होता है, और मैसेज लिखने वाले भी तो आप हो, यानी सेंडर। अगर आप अपनी भाषा को एकदम सरल रूप से प्रेजेंट करोगे अपनी बातों को, तो हो सकता है भाषा का जाल नहीं बनेगा, शब्द जाल। दूसरा, टाइम की बात करेंगे, समय, तो समय भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस समय पे कोई काम कर रहे हो, कितने जल्दी आप रिप्लाई कर रहे हो। परंतु अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस, वही मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो रूढ़िवादी विचारों से प्रेरित है, पितृसत्तात्मक सोच को लेकर चलता है, महिलाओं को घर में बच्चे पैदा करने की मशीन और खाना बनाने वाली मशीन समझता है, तो शायद आप उसके सामने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करोगे, लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करोगे, पैरालंपिक्स में जो है कि गोल्ड मेडल लाने की बात करोगे, तो शायद वो अपने पूर्व अवधारणा से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की वजह से आपकी बातों से असहमत हो जाए। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो सकारात्मक बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति गलत समझ रहा है इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। असौहार्दपूर्ण का मतलब क्या होगा, इंटरप्टेड समझा जाता है। जैसे किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, घूरना, दृष्टि संपर्क और मुस्कुराना। अब जैसे मान लो यहाँ पे दो कपल्स आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक कपल ने क्या किया, अपने पार्टनर का हाथ अपने हाथों में ले लिया, एक रेस्पेक्ट दी या एक तरीके से सहमति दिखा दी। जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में हुमा कुरैशी जी कहती नवाजुद्दीन सिद्दीकी से परमिशन लिए थे, तो ये वही बात है, तो यहाँ पे परमिशन ले ली गई। प्लस दृष्टि संपर्क, यानी कि कहते हैं ना नैनाचार हो जाना, या फिर एक हल्की सी स्माइल दे दी किसी को देख के, तो ये तो सब सही है। लेकिन घूरना, स्टॉक करना या स्टेयरिंग करना, तो शायद जाहिर सी बात है सामने वाले व्यक्ति को एक अनकंफर्टेबल फील कराएगा कि यार आप किस तरीके से, गलत तरीके से आप मुझे घूर रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये असौहार्दपूर्ण समझा जाता है कम्युनिकेशन में, ये कभी भी संकेत पॉजिटिव नहीं माना जाता है। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी तक बता दिए हैं। अब यहां पर देखिए, घूरना और सौहार्दपूर्ण क्रिया है। घूरने का नकारात्मक अर्थ निकलता है जब किसी के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं, यानी विश्वास जीतते हैं, दृष्टि संपर्क यानी ध्यान देते हैं, और मुस्कुराना यानी प्रसन्नता, तो ये सभी सकारात्मक होते हैं। दृष्टि संपर्क में जो मैंने आपको बताया, या फिर कभी कभी होता है कि आपको अगर कोई बात कहनी होती तो आंखों में आंखें डाल के कहनी चाहिए। आप इंटरव्यू देने गए हो सिविल सर्विसेज का, और आप इंटरव्यू बोर्ड के जो पैनल अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे नजरें ना मिला के नीचे जूते की ओर या फर्श की ओर या मेज की ओर देख के रिप्लाई कर रहे हो, तो शायद उनको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन बहुत लो है और आप ब्यूरोक्रेट्स बनने के लायक नहीं हो। लेकिन जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, तो आप उन्हें महसूस कराते हो कि मैं आपके सामने भी बैठा हूं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूं और आत्मविश्वास के साथ बैठा हूं। जो चीज आप पूछ रहे हैं मुझे अगर आ रही है तो मैं बता रहा हूं, नहीं आ रही तो मैं सॉरी बोल के अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। तो ये सभी चीजें सकारात्मक होंगी। अब देखिए, इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आप रोज अपनी लाइफ में देखते होंगे आसपास की चीजों में, लेकिन उन्हें कैसे कोरिलेट करना है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप उन्हें कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि भाई अंतरवैयक्तिक संबंध है, इंटरपर्सनल स्किल, आप किसी ग्रुप में अगर बात कर रहे हो, या आप एक एज अ अधिकारी हो और आपके सामने कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई महिला है अपनी समस्या को लेकर आई है, या आप किसी समूह में बात करते हो, लेकिन
कौन सी ऐसी विशेषता होगी जो समस्या उत्पन्न करेगी इस संबंध को स्टैब्लिश करने के लिए? क्या सांवेदिक परिपक्वता होगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप इमोशनल लेवल से मैच्योर हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरे व्यक्ति की जो समस्या है उसे आप अपनी समस्या समझ पाओगे, यानी एम्पैथी और सिंपैथी जैसी भावनाएं आपके अंदर मजबूत है और आप उसकी समस्या को सही तरीके से समझ पाओगे और उसका समाधान कर पाओगे। आग्रहिता यानी असर्टिवनेस भी आपकी सही है, और तदनुभूति यानी एम्पैथी, अर्थात उसकी समस्या को अपनी समस्या मान के जब समाधान करोगे तो शायद ये बहुत बेहतर निर्णय दे पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप साइनेस हो, शर्मीलापन है, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे बात चलेगा? अब जैसे पता चलता है कि आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा या अपने घरों में भी देखा होगा, जब लड़के या लड़की को देखने की बात आती है तो पता चलता है एक पक्ष बिल्कुल ही नहीं बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बढ़ाई करते जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ये व्यक्ति गूंगा तो नहीं है। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए भाई, तब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अब ये वही स्टेप है जो मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है भैया? कूट संकेतन या संदेश या विसंकेतन या ग्रहण, या इसको इंग्लिश में भी आप देखोगे तो इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीविंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है? इनकोडिंग। अगर मैं फिर से बता दूं, अगर एक व्यक्ति होता है सेंडर जो मैसेज को करता है, सेंडर क्या करता है? सबसे पहले मैसेज को इनकोड करता है, यानी कि तैयार करता है उस मैसेज को, फिर उस मैसेज के बारे में लिखा होता है कि क्या क्या मैसेज है। उसके बाद एक मीडियम भी होता है कि किस मीडियम से भेज रहा है। देन उसके बाद आपका एक डिकोड वाला ऑप्शन आता है कि डिकोड करना, यानी मैसेज के अर्थ को समझना। और ये समझ कौन रहा है दोस्तों? रिसीवर समझ रहा है, जो आपका फ्रेंड है जिसे आपने मैसेज किया, लेकिन उसके समझते समय कुछ नॉइज आया, यानी उसे बाधा आई, किसकी? भाषा की, सेंटेंस की, पूर्वाग्रह की, साउंड की, और उसके बाद उसने आपको फीडबैक दिया कि भाई तेरी बात समझ में मुझे नहीं आई, या फिर तेरी बात मुझे समझ में आ गई। तो ये पूरा एक चक्र होता है। तो इसमें जो पहला स्टेप है होना चाहिए सेंडर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सेंडर ना देके इनकोडिंग है, मैसेज है, डिकोडिंग है, रिसीविंग है। तो भाई सबसे पहले आ जाएगा इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर डिकोडिंग और फिर रिसीविंग। तो ये पूरा चक्र होता है और बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सही। जैसे मैं आपको टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे इस वीडियो पे कि आपको कैसी लगी ये क्लास या कैसी नहीं लगी, तो ये मान के चलो कि ये आपका और मेरा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने इस क्लास के बारे में कोई फीडबैक नहीं दिया, ना पॉजिटिव दिया, ना निगेटिव दिया, ना कोई कमेंट की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो आगे बनाऊं या ना बनाऊं, ये क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आपके सीसेट के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको रिप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, 1 घंटे में हम सारे टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर बस प्रश्न पढ़ो और आंसर बताओ, तो रटने वाला काम यहाँ नहीं होता है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो सीसेट के लिए, ठीक है। अगर समझने के लिए आए हो, जो आपका वीक सेक्शन है, तो उसको समझाने के लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा, चाहे आपके जितने भी बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल देने हो, जितने कॉन्सेप्ट आपको समझाने हो, जिस तरीके के आपकी नयन चक्ष, जिसे कहते हैं ना चक्षु खोलना दिमाग के, वो सब खोलने का प्रयास करूंगा, जिससे आप भी उस तरीके को समझ पाओ जैसे सभी लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखोगे किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं रस स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। अब ध्यान से समझो, इसको क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन दैट कट्स अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे। अब जैसे मान लो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप 2 तरीके के कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम हो गया। एक आप कर सकते हो कि बॉटम टू टॉप। जैसे मान लो कि टॉप पर आप एक डीएम बने हुए हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हो, और आपको किसी एक छोटे से विभाग के छोटे से कर्मचारी से वार्तालाप करनी है, तो आप डायरेक्ट उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि ये संगठन का तरीका नहीं है फंक्शन करने का। आप अपने नीचे एसडीएम को मैसेज करोगे, एसडीएम अपने नीचे मतलब कि आप तो एडीएम को करोगे, फिर एसडीएम को करोगे, फिर एसडीएम से और भी नीचे जाएगा, फिर तहसीलदार, हर तरीके के स्तरों को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन तब उस विभाग के कर्मचारी तक जाएगा। और इसी क्रम में वो भी आपको रिप्लाई ऐसे ही देगा। ये नहीं कि डायरेक्ट डीएम साहब का मैसेज आ गया तो डायरेक्ट ऑफिस में आ गया, नहीं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, फिर डीएम तक रिपोर्ट आएगी। लेकिन जहां पर ऐसा संप्रेषण हो जहां पे इन रूल्स को फॉलो ही ना किया जाता हो, प्रकार और स्तरों से परे, यानी इस रूल को फॉलो ही ना किया जाता हो, उसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं विकर्णीय संप्रेषण के रूप में। अर्थात विकर्णीय संप्रेषण कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में, डायरेक्ट यहां से लेके यहां जाओ, ये सारे स्टेप आप छोड़ दो, ये सारे स्टेप आप छोड़ दो, डायरेक्ट चले जाओ, तो इसी को कहते हैं विकर्णीय संप्रेषण।
वरना आप देखो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मैंने बता दिया, अधोगामी बता दिया, समस्तरी बता दिया, ये कभी भी फॉलो नहीं हो सकता, केवल विकर्णी ही फॉलो होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा ना परे, इन सबको छोड़ते हुए मुझे अगर जाना हो तो इस तरीके से जाओ। अगला प्रश्न है यहां पे क्या कह रहा है, यहां आप देख लीजिए प्रश्न को कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपने ऐसे ही समझ लो ना, अब मान लो आप साउथ इंडिया में गए और साउथ इंडिया के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जिसे ना अंग्रेजी आ रही, ना हिंदी आ रही है, ना कोई और भाषा आ रही है, फिर भी वो कम्युनिकेशन कर पा रहा होगा। अब सीधा सीख लो ना, पहला ऑप्शन ही देख लो, इसको कैसे गलत करोगे। मान लो कोई व्यक्ति मूक बधिर है, कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है, तो उसको भाषा सीख के भी क्या फायदा मिलेगा, वो कैसे समझाएगा अपनी बात को। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, ये भी गलत है। व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, कोई जरूरी थोड़े कि भाषा ही चाहिए। यहाँ पे लिख भी रहा है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल को। अब वो भाषा आपकी शाब्दिक भी हो सकती है बोलने वाली, या फिर अशाब्दिक भी हो सकती है। अशाब्दिक का मतलब संकेत करने वाला। आप देखो ना कैसे मूक बधिर जो लोग होते हैं अपने हाथों के इशारों से अपनी बात को समझा लेते हैं। कई बार आपने बुजुर्ग को देखा होगा कि जो बोल नहीं पाते हैं या जिनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे इशारा करते हैं। आपके घर के दादाजी, पिताजी जो मुंह के पास हाथ लेकर आते हैं या गिलास की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई मुझे प्यास लगी है या मुझे कुछ खाने को चाहिए, या पेट पर हाथ सहलाते हुए आपकी ओर इशारा करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि वो कुछ खाना खाने के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, ये आपके कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करने का एक प्रभावशाली तरीका होता है। एज लाइक जैसे आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, सबको पता है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में, लेकिन प्रेजेंट कौन बेहतर तरीके से कर रहा है, वही सबसे अच्छे नंबर को प्राप्त करता है। तो यही चीज इसमें भी है कि आवश्यक क्या है कि किसी भी भाषा में आप प्रभावशाली संप्रेषण कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है। तो भैया कौन सा सुसंगत नहीं है, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। हर एक विषय के बारे में अगर आप नेगेटिव सोच रहे होगे, नकारात्मक चीजों को सोचोगे, यानी भारत सरकार कोई योजना आ रही है, आपने कह दिया अरे इससे पैसा बर्बाद होगा। मोदी जी कहीं विदेश जा रहे हैं, आप कहोगे फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो भारत का। मोदी जी कोई नई योजना ला रहे हैं, फिर भी आप करो, या आपका दोस्त कोई काम कर रहा है, आपके परिवार वाले कोई काम कर रहा है, आप कह रहे हो फालतू जा रहा है, सब बेकार जा रहा है, यानी इतना होपलेस होना भी अच्छी बात नहीं है। तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, यानी आपका इंटरपर्सनल स्किल काम ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है तैयारी के दौरान हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्तों को रखो जो सकारात्मक हो, जो सही दिशा में मोटिवेट करें और आशावादी होने चाहिए। निराशावादी या होपलेस होने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो तुरंत सुसाइड करने चले गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। उनसे सीखिए जो 5वें अटेम्प्ट तक, 6ठे अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं और आखिरी अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसे लोगों को रखना चाहिए, यानी सकारात्मक अभिवृत्ति होनी जरूरी है। सहयोगियों के अभिप्राय पर ही अगर आपने संदेह कर दिया, आपने अपने फ्रेंड से पूछी कोई स्ट्रेटजी कि यार मुझे हिस्ट्री की बुक बता दे कोई बढ़िया, उसने स्पेक्ट्रम बता दिया, एस के पांडे बता दी, सतीश चंद्र मिश्रा बता दी, बी एल ग्रोवर बता दी, बहुत सारी बुक्स बता दी, एनसीईआरटी बता दी, अब आप उसकी बताई हुई बुक पे ही संदेह कर रहे हो, तो फिर तो बेकार है। इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड ने अगर जो चीज़ बताई है तो उस पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये विश्वास नहीं कर रहे तो आगे से आपका फ्रेंड आपको कोई भी चीज़ नहीं बताएगा, तो यही सीधे गलत हो गया। जबकि सुनने की तत्परता और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, ये सभी चीज़ें सही हैं, केवल बी वाला गलत हो जाएगा। देखिए व्याख्या पे मत जाइएगा कि व्याख्या सर आप नहीं करा रहे हैं, व्याख्या से बेहतर एक्सप्लेनेशन तो मैं दे दे रहा हूं और उससे बेहतर तरीके से आपको समझा भी रहा हूं। तो व्याख्या पढ़ के खाली रट्टा मारने से ये प्रश्न नहीं हो पाएंगे, ये प्रश्न समझने से होंगे। किन तरीकों से हम इसे अलग कर सकते हैं, कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये उनसे होंगे। रटने से अगर होता तो किताब आपके पास भी है, पीडीएफ आपके पास भी, मॉक टेस्ट आप भी लगा रहे होंगे, कर लीजिए सीसेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कुछ चीजें रटने से नहीं समझने से होती हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कथन और कारक में अगर हम देखते हैं, कथन और कारक में क्या होता है कि एक किसी ना किसी चीज का परिणाम होता है, यानी दूसरे स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप देखोगे लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, बिल्कुल हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या है। भाई बुजुर्ग की समस्या अलग है, एक महिला की समस्या अलग है, एक प्रेग्नेंट महिला की समस्या अलग है, एक पुरुष की समस्या अलग है, एक बच्चे की समस्या अलग है, एक युवा की समस्या अलग है। आज युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। उसमें भी लड़कों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी,
ठीक है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 50-55 साल के बाद ही उनकी बॉडी कमजोर होने लग रही है, और उस उम्र में जो उनके बच्चे हैं घरों से दूर रह के नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि वो अकेलेपन की महसूस कर रहे हैं। एक महिला के साथ अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो सबके साथ अलग अलग समस्याएं, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। अब यहां पे आपको क्या उत्तर देखने को मिलेगा, यहां पे अगर आप देखोगे कि स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग अगर कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। यानी अगर मैं मोदी जी का मन की बात को सुनता हूं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूं, या अपने टीचर की बात सुनता हूं, या अपने किसी ग्रुप के मेंबर की बात सुनता हूं, तो उसे ये लगेगा कि यार ये व्यक्ति कुछ ना कुछ सुन रहा है, बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन रहा है, यानी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच। तो ये बात भी सही है। लेकिन मेरे दोस्त, आप ए और आर में कोई संबंध देख पा रहे हो क्या? पहले में तो लोगों की समस्या की बात कर रहा, दूसरे में कोई और बात कर रहा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी सही तरीके से इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये स्टेटमेंट। तो इसीलिए ए ऑप्शन तो हो गया, लेकिन सही नहीं है एक दूसरे के। अब हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम देखते हैं कि हाँ ये वे स्थान हैं, अच्छा यहाँ पर हमें कथन पढ़ना होगा पहले कि क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस लगेगा। देखो विलासितापूर्ण, मैं सीधे एग्जांपल की बात कर दूं, ओयो होटल। हालांकि ओयो के जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने खुद बताया कि लगभग 77% इन होटलों में तीर्थयात्री, श्रद्धालु या जो घूमने कहीं जाते हैं अपनी फैमिली के द्वारा, उनके द्वारा सबसे ज्यादा बुकिंग की जा रही है। केवल 10 to 20% केवल ऐसे कपल्स के द्वारा बुकिंग की जाती है जो अपने एंजॉय या कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज में ओयो होटल की छवि कितनी खराब हो गई है कि यार ओयो से आ रहे हो या ओयो जा रहे हो, तो इट मीन्स एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके दिमाग में डालते हैं। लेकिन ओयो के फाउंडर ने खुद अपनी एक रिटर्न मतलब कि एफिडेविट या यूं कहे कि रिटर्न एडवाइजरी जारी की थी। उसमें उन्होंने आंकड़े के साथ बताया कि ऑल ओवर इंडिया 77% से अधिक केवल इसका प्रयोग श्रद्धालु या पारिवारिक लोग इस होटलों में ठहर के अपनी जो भी घूमने वगैरह कहीं गए तो उसको पूरा कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस आधार पे क्या विलासितापूर्ण होटल तो ओयो ही हो गया, यानी एक तरफ इसका निगेटिव भी मैंने बता दिया और एक तरफ पॉजिटिव। तो अगर ऐसे होटलों को बंद कर दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचेगी। तो देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट आएगा। अब यहाँ पे आपका क्या एटीट्यूड चेक किया जाएगा कि कौन सी बातें सही रखनी चाहिए आपके हिसाब से। अब यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप किसी मैसेज को डिकोड कैसे कर पा रहे हो। क्या आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये होटल वगैरह तो बंद हो जाने चाहिए, ये मतलब ऐसी चीजें बंद हो जानी चाहिए। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आप खुले दिमाग से, मुक्त दिमाग से सोचोगे कि होना क्या चाहिए। देख लेते हैं। हाँ ये वे स्थान है जहां से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है। ओसामा बिन लादेन कौन से ओयो होटल में रुका था भाई? ओसामा बिन लादेन कौन से होटल में रुका था? या फिर और भी जो बड़े बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये कौन से, ये तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं से सही नहीं है। मैं मानता हूं कि 100 में से 2-4 अपराधी ऐसे होंगे जो इन जगहों का प्रयोग करते होंगे जहां से कहीं ना कहीं बारूद बनाना या कोई अपनी प्लानिंग करना, स्लीपर सेल को डायरेक्शन देना, जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो। तो कुछ ऑप्शन हो सकते ना, सारे के सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, नहीं अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमीर जो लोग होते हैं या जो विदेशी लोग आते हैं घूमने तो भारत में सीधे गूगल करते हैं, मेक माई ट्रिप, अगोडा, ओयो, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स वो होटल्स की बुकिंग करते हैं। अगर ये सारे बंद कर दिए जाएंगे तो ऐसे लोगों को ठहरने में दिक्कत होगी और हो सकता है धीरे धीरे फिर भारत से पर्यटन पलायन कर जाएगा। भारत में पर्यटक आएंगे ही नहीं, कहेंगे यार यहाँ तो रुकने की व्यवस्था नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं, हमें तो स्टेशन पे चादर बिछा के सोना पड़ रहा है, घूमने आए थे भारत और रुकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? भारत की आर्थिक क्षति भी होगी, भारत की सांस्कृतिक पहचान में भी कमी आएगी और भारत से पर्यटन भी खत्म होता जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसे नहीं बंद करना चाहिए, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये केवल सी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब आपने एक चीज समझी, आप क्या लॉजिक लगा रहे होगे, मैंने किस लॉजिक तक आपको पहुंचाया, किस तरीके से आंसर को निकालना चाहिए, ये चीजें मैंने आपको सिखा दी इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का पेपर होता है, मतलब कि सम मिनिस्टर आर स्कॉलर एंड आर
ऑल स्कॉलर्स आर टीचर, यानी कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। अब इसका एक फॉर्मूला आपने सुना होगा 100 और 50 करके होता है, बहुत अलग अलग तरीके से लोग रीजनिंग को कराते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि रीजनिंग पे हमारा फोकस कम होगा, हमारा फोकस कम्युनिकेशन पे, डिसीजन मेकिंग पे और हिंदी के एप्टीट्यूड को देखना है कि किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करते हो। तो इस प्रश्न को भी आप देख लेना, हालांकि इसका आंसर तो ए दे रहा है। अब अगले प्रश्न की बात करें। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? देखो, यह द्वीप एक उपनिवेश है, मान लिया किसी देश का उपनिवेशिक देश हो सकता है, लेकिन ये ऑटोनॉमस है, यानी कि स्वायत्त है, जो किसी भी आदेश को प्राप्त नहीं करता। अब जैसे मान लेते हैं भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो भारत में अंग्रेजों का शासन भी चलता था, लेकिन हम क्यों बार बार कहते थे कि हमें स्वराज दे दो, डोमिनियन स्टेट्स दे दो, हमें स्वायत्त दे दो, हम आपके अधीन रहेंगे, हम उपनिवेश बने रहेंगे, लेकिन अपना शासन हम खुद चलाएंगे, यानी ऑटोनॉमस हमें बॉडी बना दीजिए। तो हम इसी को कहते हैं स्वायत्त। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें, दो मित्रों में एक अध्ययनशील है, दो मित्रों में से एक पढ़ने वाला है और दूसरा मंची कलाकार है, यानी कि मंच पे अपनी कला वगैरह प्रस्तुत करता है। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा है, उनकी परीक्षा, और इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। तो दोनों में क्या निर्णय करेंगे? दोनों क्या निर्णय करेंगे? अब देखो, एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने वाला होता है। अक्सर आप लोगों ने अगर हॉस्टल लाइफ को देखा होगा तो उसमें से एक आध बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई में कम रहता है, बस अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट ज्यादा करता है। और ऐसे में क्या करेंगे वो दोनों? अब यहां देखो, अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को, भाई अगर दूसरा नाटक को ही देगा और अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो फिर वो अगली साल नाटक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ ने उसके साथ नाटक कर दिया। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। यार ये तो दोनों का नुकसान हो गया। भाई परीक्षा भी तो पास करनी जरूरी है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो बीटेक कॉलेज हो चाहे जो भी हो, वहीं पर तो आप इसे भी तो कर रहे होगे, तो ये भी देखोगे। अध्ययनशील मित्र मान सकता है, इसमें कोई समझौता नहीं है। आप ही अगर उसकी जगह होते तो कैसे मान लोगे? तो ये भी गलत है। दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। बिल्कुल, अगर एक बार आप पास हो गए तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे, अगली क्लास में चले जाओगे, तो नाटक फिर मिलेगा तो आप फिर कर लीजिएगा नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक होता है? बाधक की बात कर रहा है। देखो, फंक्शनल फिक्सनेस, अगर आप प्रकार्यात्मक बद्धता से समझते, फिक्स, अगर अपने नियमों से बंधे हुए हैं और आप उन नियमों पे ही बंधे हुए चलना चाहते हो, जरा भी लचीलापन नहीं है, तो ये दिक्कत करेगा। प्रयत्न और भूल, देखो ट्रायल और एरर हमेशा होता है। आप कोशिश करते हो, कुछ चीजें आपसे ट्रायल होती है, कुछ चीजें आप बेहतर करते हो, कुछ चीजों में आपकी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भंग हो जाता है, और वहीं पे आप देखोगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट आप इसे मानोगे प्रकार्यात्मक बद्धता, यानी फंक्शनल फिक्सनेस जो होती है, ये सबसे बड़ा समस्या समाधान में प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित कुछ आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन थ्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण बना है? अभी 2013-14 में ये प्रश्न था। थ्योरी चढ़ाने का मतलब होता है जब आप किसी चीज से गुस्से में होते हो या झुंझुलाहट होती है, चिढ़ होती है किसी चीज से। जैसे थ्योरी चढ़ाने का मतलब होता है आपकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं और आपके माथे पे सिलवटें पड़ जाती है, माथे पर जैसे होता है ना, 2-3 लाइन बन जाती है, यानी कि थ्योरी चढ़ा के। इसका मतलब हो गया कि आप किसी को देखते ही कहते हो अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी फ्रेंड से आप नफरत करते हो, अरे यार इसके आने से तो मेरा मूड खराब हो गया। तो इस तरीके का जो भाव होता है वो झुंझलाहट का होता है या फिर चिढ़ होने का होता है। तो जैसे थ्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति को पसंद न करना, अर्थात झुंझलाना, यह वैचारिक विभेद की स्थिति का परिचायक है जो सहसंबंधों में अवरोध पैदा करता है। यानी आपका मित्र तो है लेकिन वो आपकी बातों से सहमत नहीं होता है। तो अब जैसे मान लो दो दोस्त हैं, एक कांग्रेसी है एक बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी वाले कांग्रेसियों से फिर कहेंगे अरे यार तुम तो बस राहुल गांधी को मानते हो, वो तो पप्पू आदमी है। इधर से कांग्रेसी ने कह दिया अरे तुम तो खाली मोदी जी को मानते हो, बीजेपी में और कोई नेता ही नहीं है, मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो इसी को कहते हैं थ्योरी चढ़ाना, क्योंकि आपके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे रीजनिंग का कोई एक प्रश्न है, तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है, मैं केवल वही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होगी, मतलब कम्युनिकेशन वाली। अब जैसे अगर हम इस प्रश्न को देख लें कि अधोलिखित में से 3 एक प्रकार के हैं और उनमें से एक भिन्न है, सर्वथा भिन्न को ज्ञात करिए। देखो घर,
कस्बा, शहर, गांव। तो अगर आप देखोगे घर का मतलब हो गया एक घर हो गया जिसमें कोई एक परिवार रहेगा, लेकिन कस्बे में कई परिवार होते हैं, शहरों में कई परिवार होते हैं, गांव में कई परिवार होते हैं, इसका मतलब हो गया कि घर अलग हो गया। फिर अगला एक प्रश्न है आपका, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? अब यहां पर देखो, अब आप लोग क्या कहोगे, तुरंत पहला ऑप्शन दोगे हाँ सर कर देना चाहिए। यही आपकी गलती हो जाएगी। आप पहले ये तो देखो कि निःशुल्क शिक्षा अगर हो जाएगी तो क्या क्या उसके परिणाम आएंगे और क्या क्या उसके दुष्परिणाम आएंगे, दोनों पे आपको बात करनी है ना, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो। तो आपके रिजल्ट, आपके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। जरा स्टेटमेंट देखो, यही एकमात्र उपाय है। अगर यही एकमात्र उपाय होता तो आज उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन की इतनी खराब हालत नहीं होती कि स्कूल में बच्चे नहीं है, स्कूल में वो अधपका भोजन खा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए दड़ी या फर्श नहीं है, स्कूल में टीचरों को बैठने के लिए सुविधाएं नहीं है, किसी का क्लासरूम नहीं है, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि निःशुल्क शिक्षा हो जाती तो एकमात्र यही उपाय है? इसका सीधा रिजल्ट देख लो भाई, सीधा रिजल्ट है। क्योंकि प्रश्न कोई भी निकल के आता तो आपके समाज के बीच से ही निकल के आता है, इसका मतलब भाई पहला गलत हो गया। दूसरा, इसको निःशुल्क नहीं करना चाहिए क्योंकि आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये बात लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप हर चीज को निःशुल्क कर दोगे तो बच्चों की किताब कहां से आएगी, उसकी प्रिंटिंग का खर्चा वो तो प्राइवेट कंपनी होगी जो प्रिंटिंग करेगी, वो तो पैसा लेगी। या फिर टेबल, बेंच, बोर्ड, पानी, मार्कर, डस्टर, कुर्सी, मेज, हर चीज को बनाने वाले जो कारीगर होंगे वो तो अपना पैसा लेंगे और सारा पैसा सरकार को वहन करना पड़ेगा, और ऐसे में सरकार का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये मत कहना कि सर बच्चे पढ़ के जो है कि एबल हो जाएंगे तो अपने देश का विकास कर सकेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ के निकल गए अमेरिका और अमेरिका का विकास कर रहे हैं, भारत का विकास ही नहीं किया उन्होंने। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला तो एकदम ही गलत है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट को सोचना होता है, बहुत इमोशनल होके नहीं कि हाँ भाई एजुकेशन फ्री कर दो, कोचिंग फ्री कर दो, फीस फ्री कर दो, नोट्स फ्री कर दो। हर एक चीज को इमोशनल होके सोचोगे तो आंसर कभी सही नहीं होगा। और इसीलिए एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि नियम सबसे पहले होना चाहिए, इमोशनल आप अपने घर रखिए। तो यहाँ पे केवल सेकंड तर्क प्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसको देख लीजिए, अधोलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? देखो, देश है, जंगल है, वृक्ष है, लकड़ी है, फर्नीचर है। अब इसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। चलो हम इसी से शुरू कर लेते हैं। एक देश होगा और उस देश में कई सारे जंगल होंगे, उस जंगल में आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, और उस पेड़ से क्या होगा, लकड़ी बनेगी और लकड़ी से फिर फर्नीचर बनेगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आप ए ऑप्शन देख सकते हो, जैसे देश, देश में जंगल, जंगल में वृक्ष, वृक्ष से लकड़ी और लकड़ी से फर्नीचर। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उल्टा लेके चल दो कि वृक्ष है वो फर्नीचर है, फर्नीचर से लकड़ी, लकड़ी से वृक्ष। कभी ऐसा देखा है? लकड़ी कटने के बाद फर्नीचर बनती है, फर्नीचर से वृक्ष थोड़े बनेगा। तो ये हो गया आपका सही आंसर। इसी तरीके से जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में संभाव्यता तो इसे कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। जब एक निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक या संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह आगमनात्मक तर्कणा को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे विषम शब्द का चयन करते हैं, जैसे लुहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई, कैंची, सुनार और आभूषण। अब यहां पर देखो जरा मेरी बात भाई, क्या है कि लुहार, बढ़ई, नाई के औजार क्रमशः निहाई है, आरी है, कैंची है, जबकि सुनार का औजार आभूषण नहीं बल्कि उसके द्वारा बनाया गया उत्पाद है। भाई आभूषण तो उत्पाद हो गया ना, ये कोई हथियार तो है नहीं उसका, तो इसीलिए डी ऑप्शन हो गया यहां पर। अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न है जिसको आप लोग खुद कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस इसको लॉजिकल रीजनिंग वाला ये प्रश्न है जो आपको सेट करना होता है। मैं केवल उन चीज़ों को आपसे परिचित कराना चाहता हूँ जो आप लोग अक्सर कम्युनिकेशन वाले पॉइंट को ध्यान में रख के गलत करते हो। जैसे इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं, आप उपर्युक्त में से निर्गत होने वाले विकल्प को चुनिए। मैं मानता हूं कि इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं। मान लेते हैं एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे बैठते हैं और उसमें अधिकांश कितने हो सकते हैं? चलो मैंने 26 बच्चे मान लिए कि बुद्धिमान है, लेकिन 4 तो ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे, औसतन होंगे या कमजोर से भी खराब होंगे। तो कोई भी छात्र ऐसा नहीं जो बुद्धिमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो 4 बच्चे कहाँ गए? कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान है, चलो ये मैं मान सकता हूँ। सभी छात्र बुद्धिमान है, ये तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ नहीं है, बल्कि अधिकांश हैं। अधिकांश का मतलब हो गया लगभग 80 to 90% हो गया।
80 से 90% हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है भाई कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, दिए गए 5 कथनों में से 3 में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्रम की बात कर रहा है, जैसे यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है, या फिर यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, कुछ यातायात संकुलता कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि नहीं करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पे 5 कथनों में से 3 में से जो युक्ति निकलती है आप उसे दिखाओगे। जैसे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बिल्कुल सही बात है। और उससे क्या होगा कि यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा रही है, यानी कि जो गैस निकलती है धुएं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इससे ये पता चल गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे देखो, ये अक्षर वगैरह हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीजें जो आपको खुद कर लेना है, ठीक है। ये आपकी मानसिक योग्यता वगैरह हो गई, और ये रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग और मैथ मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको कराने बैठ गया तो फिर सीसेट नहीं होगा, बल्कि मैथ और रीजनिंग की क्लास चलने लगेगी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हम सीधे चलेंगे अपने हिंदी के प्रश्न पर मेरे भाई। तो हिंदी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं कि हिंदी भाषा या व्याकरण व अवबोध क्षमता की बात करेंगे तो 66 से 70 तक के प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण यानी कि खोज करते हैं, चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पे नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों, नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी व्यवस्था की आलोचना कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप उसका समाधान करने की कोशिश करो। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी कुछ उपाय बताए, उन्हें साकार करना और अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एकनिष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए, जैसे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पहले किसी भी विचार को देने से पहले अपने ऊपर अप्लाई करते थे। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक माता आती थी, गांधी जी से मिलती थी कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, नहीं मीठा खाता है, इसको कैसे मैं दूर करूं। तो गांधी जी ने कहा कि तुम मेरे पास रोज आना और मैं तुम्हें कोई ना कोई युक्ति बताऊंगा। आई थिंक ऐसी कोई स्टोरी है। लेकिन गांधी जी पहले खुद 20 दिन 15 दिन में अपना गुड़ खाना की पद्धति छोड़ पाए थे। अब वो कह देते पहले कि भाई इसको गुड़ मत खिलाओ, नमकीन खिला दो, कुछ भी। पहले गांधी जी खुद तो छोड़ ले मीठा खाना, तभी तो वो आगे किसी को बताएंगे। तो ये भी गांधी जी ने किया कि वही कहा जो कहा, मतलब और जो कहा वही किया। उनके विचार में कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। तो महात्मा गांधी जी के काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, बल्कि वह युग प्रवर्तक रहे और गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे समझता है? तो क्या आदर्शवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्मवाद की बातें करना, आलोचना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्म करिए और समाधान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रूसो और लेनिन का नाम ले लेने से या गांधी जी का नाम ले लेने से ये इसका चित्रण नहीं हो रहा है। मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है? बिल्कुल नहीं। एक लाइन में क्या व्याख्या कर लोगे आप भाई साम्यवाद की? मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया गया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया गया। देखो यहाँ पे सत्याग्रह से समेत कोई बात नहीं थी, यहाँ पे मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता बताई गई है कि जो वो कहते थे वही वो करते भी थे। तो तीसरा भी सही हो गया। अगले प्रश्न को देखो, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा? उन्होंने नए मूल्य की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, या उन्होंने उपाय तो बताए पर उन पर कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, जनता पर छोड़ दिया, सरकार पर छोड़ दिया। जबकि सरकार और जनता कभी भी इस तरीके के कामों को नहीं अपना पाए। जैसे लॉक की बात कर लीजिए, हॉब्स की बात करिए, रूसो की बात करिए, लास्की की बात करिए, ये जितने भी पश्चिमी विचारक थे, इन्होंने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बता दी, लेकिन खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, बल्कि सरकार और अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दिया। और जबकि गांधी जी ने जो बातें बताई वो पहले खुद पर भी अप्लाई किया, तब जाके दूसरों को बताई थी। तो ये बातें भी आपकी सही हो गई, सी वाला स्टेटमेंट।
डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट से ये प्रश्न हो रहा है, बाकी इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? वे केवल सिद्धांतवादी थे? ऐसा नहीं है। उनकी कथनी करनी में अंतर था? बिल्कुल नहीं। वे केवल आदर्शवादी थे? नहीं। उपयुक्त में से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गांधी जी को एक लाइन में बयां कर पाए। तो डी ऑप्शन ही इसका सही हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? कि जब भी आप सोचें तो निष्पक्ष होकर सोच विचार करना ही तटस्थ चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हिंदी के कुछ और भी व्याकरण वाले प्रश्न, जैसे रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है रात्रि का पर्यायवाची? देखिए रजनी है, विभावरी है, निशी है, लेकिन समीर नहीं है, क्योंकि समीर किसका है? हवा का पर्यायवाची है या पवन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि समीर का आशय वायु होता है और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे अनिल, पवन, वायु, बयार हो सकता है। लेकिन बाकी तीन विकल्प जैसे रजनी, निशी, विभावरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची थे। जैसे रैन, निशा, निशित, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आप देखो कि मृगेंद्र का पर्यायवाची, इससे क्या समझ में आ रहा है? एग्जाम में पर्यायवाची भी आपको पढ़ना है और समीक्षा अधिकारी के हिंदी पेपर में भी पर्यायवाची पढ़ना है, तो बेहतर है कि आप इन दोनों को साथ में तैयार कर लीजिए, बात एक ही रहेगी और बहुत ही सही रहेगा। शार्दुल, अहि, कुरंग, हिरन, तो आप देखो कि मृगेंद्र का जो पर्यायवाची वो शार्दुल हो जाएगा और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे केसरी, व्याघ्र, सिंह, पुंडरीक, नाहर, जबकि अहि क्या है? सर्प का होता है। कुरंग क्या होता है? हिरन का होता है। ठीक है, कुरंग हिरन का हो गया और अहि सर्प का पर्यायवाची होता है, यानी सांप का। नेक्स्ट आप देखो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो आपका तद्भव होता है ना, वो बिगड़ा हुआ रूप होता है जो हिंदी में आता है। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द की जोड़ी नहीं है, कोई एक है। कर्म और विद्या, कर्म मतलब काम होता है, विद्या मतलब ज्ञान होता है, तो ये तो तत्सम हो गया। मत्स्य और मृग, मृग मतलब हिरन होता है, मत्स्य मतलब मछली होता है, तो ये भी तत्सम हो गया। ज्ञान और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत हो जाएगा। क्षेत्र का अगर आप तद्भव करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका खेत हो जाएगा। लेकिन बी वाले को देखोगे दधी और भात, ये तत्सम की जोड़ी नहीं है, क्योंकि दधी और भात तत्सम जोड़ी में है ही नहीं। अगला है करपट। करपट का तद्भव क्या होगा दोस्तों? कपड़ा हो जाएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं? कर्पूर लगा देते हैं। ठीक है, तो करपट का कपड़ा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक का मतलब क्या होता है? जैसे जिसमें यह पता चले कि कौन सा कार्य किया जा रहा है, क्या, कौन, कैसे। अगर इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जैसे मंदाकिनी सोती है, तो क्या सोती है, कैसे सोती है, कौन सोती है, इसका तो उत्तर नहीं मिल रहा, वो तो सीधे लिख रहा है। बालिका निबंध लिखती है। ठीक है, बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। किस पर लिख रही है? कौन लिख रहा है? कैसे लिख रहा है? ये हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें कहां से पक्षी कहां उड़ते हैं? मिल रहा है आंसर आकाश में। पक्षी क्या उड़ते हैं? ये भी नहीं। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन ऐसा है जहां पे निबंध का लेखन कार्य हो रहा है, अर्थात कोई ना कोई क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। मैं 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ठीक है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वह दंड देने के योग्य है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब हो जाएगा वह दंड का पात्र है। ये स्टेटमेंट सही होगा, वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट आप देखो शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैं सारी रात भर जागता, भाई सारी भी लगा रहा हूं, भर भी लगा रहा हूं, या तो आप कह दो मैं रात भर जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा। एक साथ ही दोनों स्टेटमेंट नहीं आएंगे। मैं पूरी रात भर जागा, यही वही बात हो गई, या तो पूरी लगाओ या तो रात भर लगा दो। मैं सारी रात जागता रहा और मैं पूरी रात जागता रहा, तो यहाँ पे पूरी से बेहतर होता सारी रात जागता रहा, और इसलिए सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गुण संधि की बात की जा रही है। गुण संधि में क्या होता है? अगर आप देखोगे तो इसमें जो व्यंजन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे देवेंद्र हो जाएगा, यहाँ पे अ या आ के उपरांत अगर लघु दीर्घ ई उ री आता है तो दोनों के स्थान पे ए ओ औ हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र का देवेंद्र हो गया। जबकि हिमालय का क्या हो जाएगा? तो आप इसमें देखोगे हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय, यानी यहां से अ निकलेगा और यहां से भी आ निकलेगा, क्या बनेगा? आ बन जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे? दीर्घ संधि कह देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अनु प्लस ए। क्यों? क्योंकि यहां पर यण संधि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ई उ री के उपरांत अगर कोई असमान स्वर आ जाए, जैसे व आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ई उ री के स्थान पे य व र हो जाता है, अनु प्लस ए। यहां पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो आपको पता है बहराइच, रायबरेली
सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ये सभी क्षेत्र आपके अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये क्षेत्र अवध के अंतर्गत आते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो निश्चल का अर्थ जो अपने स्थान से हिल न सके, ये भी है, अचल या स्थिर, लेकिन निश्चित इसका अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आप प्रश्न देखेंगे कि कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या का भाव होना, ईर्ष्या से जल उठना, यथा रुचि का समास क्या होगा, तो यह एक अव्ययी भाव होगा क्योंकि यथा रुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और सामासिक पद या समस्त पद अव्यय हो जाता है, जैसे यथा कर्म, यथा शक्ति, यथा विधि, यथा कर्म, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो काम करते हो। अर्थात इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गई, पहला वर्ड हो गया जो आपकी क्षमता को निर्धारित कर रहा है। अस्थावर की बात कर लेते हैं अगर हम दोस्तों, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। अस्थावर का विलोम होता है जंगम, जबकि चंचल, चेतन, सचल ये सभी प्रश्न भाव से अलग आशय रखते हैं। और निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो देखिए कुमुदिनी, कुमुदिनी लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि कवि का क्या हो जाएगा, कवयित्री, इस तरीके से कवित्री लिखा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, कवित्री लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। जब भी लिखना है कवित्री इस तरीके से ही लिखना है। जैसे एक शब्द आता है बहुत बार उज्ज्वल, तो कई बच्चे क्या करते हैं, आधा ज बना के फिर उसे पूरा लिख देते हैं, ये गलत है। यहाँ पे 2 बार आधा ज आएगा, क्या आएगा, 2 बार आधा ज आएगा, उज्ज्वल, इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपका सही होता है। तो ऐसे शब्दों को भी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आपका आज की क्लास, और आगे फिर अंग्रेजी है जो मेरा सबसे कमजोर पार्ट हो जाता है, जो मैं पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ आपको। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग और किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, हिंदी करना है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।